Good morning. Good morning and welcome to your 5 a.m. cash flow mastery. And my dear friend, the topic for today is faulty business model silently draining out cash flow. आज हम बात करेंगे तरह से हमने बचाना है अपने बिजनेस को कि कहीं हमारा बिजनेस मनी ईटिंग मॉन्स्टर तो नहीं बनता चला जा रहा फॉल्टी बिजनेस मॉडल की वजह से। अब ये क्या होता है? क्या होता है ये फॉल्टी बिजनेस मॉडल? देखो ऐसा है, आपने बिजनेस तो शुरू कर दिया, क्योंकि आपको मालूम है ना, बिजनेस शुरू करना सबसे आसान है। और बिजनेस को शुरू शुरू में ग्रो करना, बिजनेस शुरू कर दिया, तो बिजनेस शुरू करने के बाद इनिशियली उसको ग्रो करना आसान होता है, क्योंकि शुरू में तो अपने फ्रेंड्स ही हमारे गुड्स एंड सर्विसेज को बाय कर लेते हैं, हमारे जो आसपास के सर्कल के जो लोग होते हैं। अभी बिजनेस शुरू हुआ है, स्केल छोटा है, तो इनिशियल रिस्पॉन्स तो इनि, तो इनिशियल रिस्पॉन्स तो आ ही जाता है। जब हम बिजनेस को शुरू करते हैं तो बात क्या कर रहे हैं, हम एकदम टू दी पॉइंट और स्पेसिफिक चलते हैं। किस तरह से साइलेंटली ड्रेन आउट हो गया कैश फ्लो हमारे बिजनेस के अंदर से। तो मतलब क्या हुआ, बिजनेस जो है वो एक मेरे मित्र हैं जो कि गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट करने वाले एक मित्र के लिए काम कर रहे थे, क्योंकि जो उसका फ्रेंड है कॉन्ट्रैक्टर है, वो एक कॉन्ट्रैक्टर है। एक बिजनेस ओनर बिजनेस शुरू किया। कैसे शुरू किया? एज ए सब कॉन्ट्रैक्टर। किसका सब कॉन्ट्रैक्टर? जो कि गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्टर है। गवर्नमेंट से बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है कि ये जो पूरा का पूरा हाईवे है ना, हाईवे के ऊपर जो लाइट्स लगी होती हैं, उन लाइटिंग से रिलेटेड काम उसको मिल गया। अब टेंडर मिला हुआ था। अब उसने मेरे वाले क्लाइंट को अप्रोच किया, और अप्रोच करने के बाद उसको बोला कि इतने लंबे किलोमीटर के ऊपर जितने भी पोल लगने हैं, उस पे जो लाइट्स लगनी है, उसका इंतजाम तुमने करना है, लगाओ। बड़ा खुश। वो कहते हैं कमाल है, इतने मतलब कि हजारों के हिसाब से वो लाइटिंग इक्विपमेंट लगने हैं, मिल गया जी उसको काम। अब क्या करें? कहता है यार मैं मतलब कैसे काम करूं, शुरू शुरू में बिजनेस शुरू किया है। तो उसके मित्र ने इसको पहले कुछ पैसे दिए कि जाओ उस जगह से जाकर ये सामान मिलेगा, वो खरीद के लाओ, यहाँ पे लगाओ, इलेक्ट्रिकल लोगों का इंतजाम करो, क्योंकि जिसको गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिला था ना, उसको इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला था, खुद तो वो हैंडल कर नहीं सकता था। अब ऑफिशियली किसी को सब कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं सकता, तो इसको उसने अपना वेंडर बनाया। वेंडर बना के और पैसों का इंतजाम तो मेन जिसको गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिला था उसने कर दिया। और पहली बार जब ये बिजनेस ओनर इतने सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लगा रहा है, तो इसका ना मतलब आनंद आ गया, इसको आनंद ही आ गया। कहते यार ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। मैं तो अपनी हार्डवेयर की दुकान जब शुरू शुरू में खोली थी, तो कभी हफ्ते दो हफ्ते में कुछ ग्राहक आते हैं और थोड़ा सा सामान लेकर चले जाते हैं। किसी तरीके से लोगों के कूलर रिपेयर कर, उनकी उनकी प्रेस रिपेयर कर, तो उनके जो है, जो कि घर के छोटे मोटे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं, मैं तो वो रिपेयर कराता हूँ। 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 300 रुपये, 800 रुपये मिल जाते हैं। लेकिन इसने तो पूरे के पूरे हाईवे का ही मुझे कॉन्ट्रैक्ट दे दिया और इतने सारे इक्विपमेंट लगाए, नॉलेज तो मेरी है। अब पहचान हुई है मेरे टैलेंट की। ऐसा सोचा उसने। कैसा सोचा? इस कॉन्ट्रैक्ट को आने के बाद बस यही था, एक बिजनेस ओनर की जिंदगी में जब इस तरह की एक दो घटनाएं घटती हैं, तो फिर बस काम हो जाता है। अब अगला काम लेना है। एक काम तो हो गया। तो जब वो सोच रहा था कि देखो जी, मतलब मुझे भी ना गवर्नमेंट के पास डायरेक्टली ही अप्लाई करना चाहिए, डायरेक्टली अप्लाई करना चाहिए। तो किसी तरीके से उसने जो है अपनी स्टेट में जाकर एक कंपनी बनाई, कंपनी बनाकर और फिर पता लगा कि उसकी एलिजिबिलिटी बनती नहीं है। अब एलिजिबिलिटी बनाने के चक्कर में उसने 2-3 साल तो वैसे ही
कहता काम करूंगा तो बड़ा करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। कि जैसे मेरे दोस्त को इतना बड़ा हाईवे का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, मुझे भी डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट लेने हैं, ये हार्डवेयर की दुकान नहीं चलानी है। वो हल्का सा शेर के मुंह में खून लग चुका है ना। अब बिजनेस मॉडल के ऊपर अब वो क्या करे, वो कह रहा है कि जब मुझे गवर्नमेंट के बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट लेने हैं तो अपनी कंपनी होनी चाहिए, इतनी टर्नओवर होनी चाहिए, इतने साल बीत चुके होने चाहिए, ताकि मेरी टेंडर की एलिजिबिलिटी हो। अब टेंडर की एलिजिबिलिटी बनाने के लिए 3 साल लगातार उसने कहीं से भी कुछ भी लो जीपी मार्जिन, लॉस वाला मार्जिन, कैसा भी किसी भी तरीके से फॉल्टी बिजनेस मॉडल के हिसाब से 3 साल किसी तरीके से काम करता रहा, इसी उम्मीद के साथ में कोई बात नहीं, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। देखो, 3 साल जिंदगी के उसने लगा दिए, परिवार को भी उसने स्टेक के ऊपर रखा, सम हाउ एनी हाउ। अब उसकी कंपनी जो है एलिजिबल हो गई है गवर्नमेंट के टेंडर अप्लाई करने के लिए। 3 साल तो दुखी रहा। अब उसको लग रहा था कि जैसे ही वो गवर्नमेंट के टेंडर को अप्लाई करेगा तो उसकी तो जिंदगी बल्ले बल्ले हो जानी है। अभी उसको पता नहीं है कि मुसीबत अभी आने वाली है। तो तो अब एलिजिबिलिटी बनना उसके लिए वरदान था कि ब्लेसिंग्स थी। एलिजिबिलिटी बन गई, पहला टेंडर उसके नाम पे निकल गया, आ गया, छोटा आ गया, बड़ा खुश हुआ, बड़ा सेलिब्रेट हुआ। गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद जहां भी वो जाता था वहां पर वो गया, परिवार के साथ सेलिब्रेट किया, दोस्तों को पार्टी दी कि मैं एलिजिबल हो गया हूँ। वहां पर भी खर्चा कर दिया। उसने वो पार्टी देने के लिए भी लोन ही लिया था किसी एक दूसरे मित्र से कि चलो मैं गवर्नमेंट टेंडर के लिए अप्लाई कर गया हूँ। अब बिजनेस मॉडल अभी भी फॉल्टी है। फॉल्ट क्या है? पहले जब वो 3 साल की एलिजिबिलिटी बना रहा था तो उसके अंदर मार्जिन ही नहीं था काम लेने के लिए। तो उसमें से क्या कैश फ्लो बनेगा? खत्म। जब गवर्नमेंट के टेंडर अप्लाई कर दिए तो अब गवर्नमेंट वाले डिपार्टमेंट से पैसों का आना आसान है क्या? आसान है क्या? क्या वो एडवांस पेमेंट करते हैं ना? क्या वो 30 डेज से पेमेंट करते हैं ना? क्या पेमेंट आते आते फिर आती है? उसने फिर जब काम करना शुरू किया तो अपने बिल इनवॉइस सबमिट कराए, वर्क कंप्लीशन का सर्टिफिकेट कहीं से लेना है, कहीं से पास कराना है, कहीं से कुछ करना है। तो यह वाला साइकिल उसका चला गया कितने, 6 महीनों के ऊपर उसका साइकिल चला गया। किस बात का साइकिल? पहले तो उधारी माल खरीदो, बनाओ, तैयार करो, सारा का सारा सरकार का काम कराओ, इंस्पेक्शन कराओ, फिर कहीं जाके अकाउंट सेक्शन से पेमेंट आती थी, वो भी धीरे 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 धीरे। अब इस दौरान क्या वो 6 महीने 8 महीने खुश रहा होगा? दुखी रहा होगा? उसके बिजनेस से पैसा बचा होगा ना? उसके ऊपर और लोन चढ़ गए होंगे? हाँ। उसकी जिंदगी के अंदर और तकलीफें कैश फ्लो की बढ़ गई होगी? हाँ। क्या वो सैलरी लगातार टाइम पर दे पा रहा था? नहीं, धीरे धीरे। क्या सप्लायर ने उसको माल देने के अंदर कोई उत्साह दिखाया होगा? नहीं। क्या वो सारे उसको प्रीमियम के ऊपर, हायर रेट के ऊपर एडवांस पैसा लेके माल देते थे? हाँ। क्योंकि इसके मन में धुन सवार थी, बस किसी तरीके से बिजनेस करना है, गवर्नमेंट का बिजनेस करना है, बड़ा बिजनेस करना है। उसके लिए पहले 3 साल तो वैसे जूझता रहा, और अगले 6 महीने से 1 साल तक वैसे परेशान रहा। अब अलग अलग लोगों से, दोस्तों से, बैंकों से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, प्राइवेट लोगों से मिलता था और सबको दिखाता था कि देखो इतना बड़ा टेंडर लिखना है मेरे पास में। अब टेंडर ना हो गया, कोई पीएचडी की डिग्री हो गई जो उसका निकला है। तो कहता है इतना बड़ा टेंडर निकला है, इतने करोड़, लाखों रुपए, करोड़ों रुपए आने हैं मेरे पास। तो जब ये आएंगे ना तो मेरे पिछले सारे कर्जे खत्म हो जाएंगे। अब बिजनेस मॉडल के अंदर डिफॉल्ट होने की वजह से, बिजनेस मॉडल के अंदर वो जो लोन की किस्तें, जो इंटरेस्ट चढ़ गया था, अब मतलब कि वो इंटरेस्ट और ईएमआई के अंदर ही सब कुछ निकल जाता था। मेन काम करने के तो पैसे ही नहीं बचते थे। फिर किसी तरीके से हिम्मत करके उसने कोई प्रोजेक्ट एक और बड़े वाला उठा लिया। तो अब उसको करने के लिए ले दे के एक ही उसके पास सहारा बचा कि वो अपने उस पुराने मित्र के पास जाए कि भाई देख, एलिजिबिलिटी के चक्कर में ना मेरे को अब 5 साल हो गए हैं, अब मेरे नाम पे कॉन्ट्रैक्ट भी आने लग गए हैं, अब सब कुछ है मेरे नाम पे, लेकिन काम करने के लिए पैसे नहीं है, तू मेरे साथ में कोलैबोरेशन कर ले। कहता ठीक है जी। तो उसने उसके साथ में कोलैबोरेट कर लिया। उसने कहा बस एक ही शर्त पे करूंगा कि अब जो तेरी कंपनी है उस कंपनी के अंदर मुझे 26% की हिस्सेदारी भी चाहिए। ठीक है जी, कर लेते हैं। अब 26% की हिस्सेदारी की, काम बढ़ना शुरू हुआ। अब बिजनेस मॉडल के अंदर है ही परेशानी इस बात की, क्योंकि पैसे कौन सा वहां पर आ जाने हैं, 26% ओनरशिप देने के बावजूद ही बात नहीं बनी। अब मामला आ गया डिलीवरी करने का।
और उसकी ओनरशिप चली गई 40% के ऊपर, क्योंकि और पैसे चाहिए थे। और जब वहां से पेमेंट आने की बारी आई, पिछली पेमेंटें भी आनी थी, ये भी पेमेंटें आनी थी, किसी ना किसी बात को लेके उसका अपने पार्टनर के साथ में झगड़ा हो गया। झगड़ा हो गया तो जो कलेश मचा, और उसके बाद फिर आर्बिट्रेशन के अंदर मैटर गया। आर्बिट्रेशन के अंदर मैटर गया तो उन्होंने कहा कि चलो जो भी है, तो इस रेशो के अंदर बांट के उसको खत्म करो। तो ये कहता है कि ये वाली पेमेंट तो पिछली पेमेंट है, पिछली पेमेंट है जो मेरी है, इसमें इसकी हिस्सेदारी नहीं है। कहते नहीं नहीं, आज की डेट के अंदर जो भी कंपनी का जितने परसेंट का शेयर होल्डर होता है, जो भी चीज आती है वो उसी की होती है। तो जब आपने उसको ओनरशिप दी थी, तो ये कंपनी में ओनरशिप दी थी, प्रोजेक्ट में थोड़ी दी थी। अब उसकी ले दे के जब पुरानी पेमेंटें आई भी हैं, झगड़ा भी हो गया है, तो सारा का सारा बर्बाद हो गया। वो कहता है मैंने क्या पंगा ले लिया, क्या परेशानी कर ली मैंने। दुखी होके उसने अल्टीमेटली बिजनेस ही बंद करने की सोची। फिर दोबारा से वो एक हार्डवेयर की दुकान के ऊपर बैठ गया, और 2 साल लगातार फिर वही कूलर, बत्तियां, पंखे रिपेयर करता रहा। और 2 साल रिपेयर करने के बाद फिर उस 2 साल के दौरान उसने जब पीछे मुड़ के देखा कि क्या क्या गलतियां हुई हैं, तो फिर जाकर उसको अपने कैश फ्लो के फॉल्टी बिजनेस के मॉडल के बारे में उसको समझ में आई है। लेकिन टोटल 7 साल निकल चुके हैं, 7 8 साल, 10 साल जिंदगी के निकल गए, जिंदगी यूं ही बीतती चली गई। फिर क्या किया? फिर समझ में ये आया कि जो बिजनेस है ना, जो बिजनेस है, वो तो एक सॉल्यूशन है प्रॉब्लम का। उसको समझ में आया कि जब उसने बिजनेस शुरू किया था, उसके मित्र को उस हाईवे के ऊपर जब इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लगाने थे, तो वो उसकी प्रॉब्लम थी। और उसके पास कुछ ऐसे लोग चाहिए थे जो कि ये काम कर दें। तो उसने तो मुझे एज ए सर्विस प्रोवाइडर ही लिया था। और मैं समझने लग गया कि मैं सेल परचेज ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के अंदर डील करता हूँ। वो तो मेरी सर्विस थी, उसको सर्विसेज चाहिए थी, तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए था, तो मैंने उस समय वो प्रोवाइड किया। लेकिन फिर मेरे दिमाग में उसको समझ में आया कि ग्रीड आ गई, ग्रीड, कि वही क्यों बड़ा काम करे, मैं भी तो कर सकता हूँ, मेरे अंदर कैपेबिलिटी है। तो मैंने जो है बिजनेस मॉडल से नहीं, ग्रीड से ऑपरेट किया, और सिर्फ एलिजिबिलिटी बनाने के चक्कर के अंदर लग गया। और जब एलिजिबिलिटी बन गई और काम मेरे पास आ गया, सप्लायर मुझे प्रेशर करने लगे, तो मैं फियर से ऑपरेट करने लग गया। और लोन ले लिए मैंने ताकि उनको मैं पेमेंट कर सकूं, और फिर लोन की किस्तें पे करने के लिए मैं और लोन लेता चला गया। तो शुरुआत ग्रीड से हुई थी, और फियर के हिसाब से मैं बिजनेस मॉडल के चक्रव्यूह के अंदर फंसता चला गया। तो वहां पर रिक्वायरमेंट क्या थी कि अगर कोई गवर्नमेंट का टेंडर निकल रहा था, तो मुझे ये देखना चाहिए था कि वो कौन सा प्रोजेक्ट है। अगर कोई समृद्धि रोड बन रही है हाईवे की, उसके ऊपर जो एलिजिबल है वो कॉन्ट्रैक्ट ले ले। मैं तो सब कॉन्ट्रैक्टर बन के भी काम कर सकता हूँ, मैं तो सर्विस प्रोवाइडर बन के भी काम कर सकता हूँ। तो मुझे क्या करना चाहिए था उस समय? सीधा गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट ना लेके पहले अपने बिजनेस की एलिजिबिलिटी नहीं बनानी चाहिए थी, मुझे अपनी खुद की कैश फ्लो की एलिजिबिलिटी बनानी चाहिए थी कि चलो थोड़ा काम करते हैं, जितने पैसे मेरे पास आते हैं उससे मैं कुछ कैश रिजर्व क्रिएट करता हूँ, उससे मैं अपनी कैपेबिलिटी क्रिएट करता हूँ, उससे अपनी टीम बिल्डिंग को भी क्रिएट करूंगा, चाहे छोटी लेकिन इफेक्टिव टीम रखूंगा, टीम बिल्डिंग करूंगा, अपने अपने केस स्टडीज तैयार करूंगा, अपने मॉडल को मजबूत लेकर आऊंगा। और फिर एक समय ऐसा आएगा कि जब मेरा कैश कन्वर्जन साइकिल एक मन में मैं निर्धारित करूंगा कि मैंने देखा कि मेरे पास पूंजी कितनी हो गई है। मेरे पास पूंजी हो गई है, मान लीजिए 25 लाख रुपए की। अब 25 लाख रुपए की पूंजी का मतलब है कि बिजनेस का एक साइकिल होता है, कैश कन्वर्जन साइकिल। तो जितने समय के अंदर 25 लाख रुपए रोटेट होके आते हैं, उतने तक का मुझे काम पकड़ना है। अगर मान लीजिए वो रोटेट होके 30 डेज के अंदर आते हैं, तो मेरे बिजनेस का साइकिल है 30 डेज का। तो मैं वह वाले ऑर्डर पकड़ूंगा, वह वाले काम करूंगा। और हर महीने अपनी कंपनी के अंदर फाइनेंस रिव्यू मीटिंग करूंगा, यानी कि बोर्ड मीटिंग करूंगा, और देखूंगा कि मेरी टैली के अंदर मेरी फाइनेंशियल समरी जो बनती है, उसमें जो वर्किंग कैपिटल के डेज निकल कर आते हैं, क्या वो 30 डेज है? अगर कैश कन्वर्जन साइकिल 30 डेज का है, तो ठीक है। अगर ये 30 से नीचे आ गया, 25 दिनों का आ गया, 20 दिनों का आ गया कैश कन्वर्जन साइकिल, CCC, तो ठीक है, मेरे पास और पैसे आएंगे। लेकिन कहीं ये कैश कन्वर्जन साइकिल 45 डेज,
60 डेज के ऊपर जा रहा है तो उसी समय मैं अपने बिजनेस मॉडल में करेक्ट करूंगा, थोड़ा ठहराव लेकर आऊंगा। क्योंकि कैश कन्वर्जन साइकिल जब 30 डेज से ऊपर जाएगा तो वो मनी ईटिंग मॉन्स्टर बन जाएगा। अगर वो 30 डेज से नीचे आएगा तो वो मनी मेकिंग मशीन बन जाएगा। क्यों? क्योंकि पैसों का काम तो पैसे से ही होगा। तो उसने तो क्या किया, फिर अपने कॉन्फ्रेंस रूम के ऊपर, दीवार के ऊपर CCC, कैश कन्वर्जन साइकिल, बड़ा बड़ा लिख के 30 डेज उसके अंदर मेंशन कर दिए। और हर हफ्ते और हर महीने जब उसका अकाउंटेंट उसके पास आता है और उससे बात करता है और उसकी फाइनेंशियल समरी दिखाता है, वो कहता बाकी छोड़, प्रॉफिट कितना हो रहा है। चलो प्रॉफिट हो रहा है अच्छी बात है, लेकिन तू मुझे बता अभी कैश कन्वर्जन साइकिल कितना चल रहा है मेरे बिजनेस के अंदर। सर कैश कन्वर्जन साइकिल 97 डेज का हो गया। क्यों? 97 का क्या हो गया? अरे मरवाओगे क्या? पिछले समय के अंदर मेरे ऊपर इतना लोन कर्जा चढ़ गया था, मैंने ध्यान नहीं दिया था। मुझे कैश फ्लो कोच ने कहा था कि ये 30 डेज के आसपास होना चाहिए, ये 97 डेज कैसे हो गया? और सर क्या हुआ कि माल सस्ता मिल रहा था तो परचेज वालों ने खूब सारा माल खरीद लिया। अब इन्वेंट्री बढ़ गई है। अब इन्वेंट्री बढ़ गई है तो इन्वेंट्री के डेज बढ़ गए हैं। इन्वेंट्री के डेज बढ़ने की वजह से कैश कन्वर्जन साइकिल बढ़ गया। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। दिखाओ कौन सी इन्वेंट्री है, कहाँ पर है, फिजिकली देखते हैं। फिजिकली चेक किया, अरे रुको, ऐसा है कि अब फुल किटिंग के हिसाब से काम करो। जिसके अंदर पहले जितना माल हमारे पास पड़ा हुआ है उसको प्रोसेस करो, उसको डिस्पैच करो। सारा का सारा फोकस पहले डिस्पैच के ऊपर लगाओ। डिस्पैच करो, इनवॉइस करो, डिस्पैच करो, इनवॉइस करो। अभी परचेज को रोको, अभी जो है वो वाले ऑर्डर कंप्लीट करो। नए ऑर्डर पकड़कर काम करने की जरूरत नहीं है। तो इन्वेंट्री पे काम करके इन्वेंट्री को फिर नॉर्मल करके, तो अब बताओ अकाउंटेंट साहब कैश कन्वर्जन साइकिल कितना हो गया? सर कैश कन्वर्जन साइकिल तो 29 डेज का हो गया। वेरी गुड। फिर उन्होंने कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर सभी को बुलाया, बिठाया, समझाया बिजनेस ओनर ने कि देखो ऐसा है कि परचेज इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ कैश फ्लो। तो सर परचेज नहीं करेंगे तो काम कैसे होगा? अरे परचेज तो करेंगे, लेकिन कैश कन्वर्जन साइकिल को करते हुए करेंगे ना। परचेज करनी है ना तो पहले डिस्पैच निकालो। डिस्पैच निकाल दी है ना तो उसके पहले इंश्योर करो कि पैसे बैंक के अंदर आ गए हैं। पैसे बैंक के अंदर आ गए, जो मनी अवेलेबल है उससे परचेज करने की कमिटमेंट करो। बिजनेस को सेल्फ सस्टेनिंग मॉडल के अंदर बनाकर बिजनेस को रोटेट करने दो। मैं बहुत भुगत चुका हूं, बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूं अपने बिजनेस के कैश कन्वर्जन साइकिल के ऊपर ध्यान ना देने की वजह से, फॉल्टी बिजनेस मॉडल होने की वजह से। क्योंकि बिजनेस में ग्रोथ होती चली जाती है, प्रॉफिट आता चला जाता है, और कैश कन्वर्जन साइकिल जो है वो 60, 90, 180, 320 डेज तक चला जाता है। हमें लगता है कि उस नंबर पे ध्यान नहीं दिया। जैसे ब्लड प्रेशर का एक नंबर होता है ना, बीपी, तो बीपी अगर शूट अप हो जाए तो क्या होगा? काम खराब होगा। उसी तरीके से हमें शुगर का एक लेवल होता है, तो शुगर का लेवल अगर बहुत ऊपर चला जाए बॉडी के अंदर तो क्या होगा? परेशानी होगी। तो हमें क्या अपनी बॉडी के जो वाइटल कंपोनेंट है उसके ऊपर ध्यान रखना होता है, क्योंकि उसी हिसाब से फिर अपना खान पान ध्यान रखते हैं। तो वो वाइटल नंबर क्या है आपके बिजनेस का? कैश कन्वर्जन साइकिल। आप कह रहे हो ये कैश कन्वर्जन साइकिल जुगून निकलता कैसे है? अब जाते जाते ये तो बता दो। अरे कैश कन्वर्जन साइकिल मैंने आपको बताया ना, बहुत सिंपल है। ये तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ, जिससे कि आपको पूरी तरह से क्लैरिटी हो जाए और आप भी अपने बिजनेस का निकाल सकें। क्या? कैश कन्वर्जन साइकिल सुनने में तो अच्छा लगता है, समझ भी आ गया है, लेकिन निकलेगा कैसे? अरे कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल है, आराम से निकल जाएगा। आप बस कमिटमेंट से ऑपरेट किया करो, ये फियर से और ग्रीड से मत ऑपरेट किया करो। तो लो जी, आप कहते हो कि जगमोहन भाई मैं सेल करता हूँ 50 करोड़ की, और इसमें से अगर मैं खर्चा माइनस करता हूँ तो मेरी जीपी आती है, और मेरे जगमोहन भाई जीपी मार्जिन ना 40% का है। अच्छा, खर्चे माइनस कर देता हूँ तो नेट प्रॉफिट आ जाता है। तो मेरे बिजनेस में भाई नेट प्रॉफिट तो 10% का बच जाता है। अच्छा, आप 50 करोड़ की सेल करते हो, हाँ जी, एनपी 10% का है तो 5 करोड़ प्रॉफिट, 5 करोड़ प्रॉफिट कमाओगे। हाँ जी। अच्छा, जीपी मार्जिन 40% का है, 50 करोड़ की सेल करते हो, 40% यानी कि 20 करोड़ कमाओगे। यानी कि आपको कम से कम
30 करोड़ का तो माल खरीदना पड़ेगा। अब 30 करोड़ में से 20 करोड़ का प्रॉफिट बचा, 5 करोड़ प्रॉफिट बचाना है, तो खर्चे करने के लिए पैसे कितने बचे? पैसे बचे 15 करोड़ में खर्चे होंगे, 5 करोड़ का प्रॉफिट आएगा। अब बात करते हैं डेटर्स, बात करते हैं इन्वेंट्री, बात करते हैं क्रेडिटर्स। आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ कि आज की डेट में अगर आप एनुअल सेल 50 करोड़ की करते हो, यानी कि पिछले 12 महीनों की सेल 50 करोड़ है, ऐसे समझ लो, तो आपके डेटर्स आज की डेट में कितने खड़े हुए हैं? तो आप कह रहे हो कि जुगून 5 करोड़ तो मेरे को मार्केट से लेने हैं। इन्वेंट्री कितनी बड़ी हुई है? जुगून भाई इन्वेंट्री तो 10 करोड़ की बड़ी हुई है। सप्लायर की पेमेंट कितनी करनी है? सप्लायर को 3 करोड़ रुपए देने हैं। अच्छा, 5 करोड़ रुपए आने हैं, 10 करोड़ की इन्वेंट्री है, 3 करोड़ के क्रेडिटर्स हैं। तो आपका निकालूं मैं कैश कन्वर्जन साइकिल, सी सी कैश कन्वर्जन साइकिल। तो पता तो लगे कि मेरा कैश कन्वर्जन साइकिल कितने दिनों का चल रहा है। चेक कर लेते हैं, अभी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इजिकल टू साल में दिन कितने होते हैं? 365। 365 दिनों में अगर आपने पिछले 365 दिनों में 50 करोड़ की सेल की, 50, तो मल्टीप्लाइड बाय अभी लेने कितने हैं आज? 5 करोड़ रुपए। तो कितना आ गया? 36 डेज, राउंड ऑफ कर दें, 37 डेज। तो 37 डेज के बराबर के हमारे डेटर्स हैं। चलो ठीक है जी। अभी जरा इसको इन्वेंट्री डेज चेक कर लेते हैं। इजिकल टू, आप मुझे बताओ कि पूरे साल में जो आपने जो टीवीसी है, यानी कि जो लागत है जीपी माइनस करके, कितने की है? 30 करोड़ की है ना। चलो, 365 दिन होते हैं साल में, डिवाइडेड बाय टोटल टीवीसी, मल्टीप्लाइड बाय कितने की इन्वेंट्री है, मल्टीप्लाई कर दिया, तो 122 दिन आ गए इन्वेंट्री के। और क्रेडिटर्स के कितने हैं? साल में कितने दिन होते हैं? 365 डिवाइडेड बाय टीवीसी कितनी है? 30 करोड़ की, मल्टीप्लाइड बाय सप्लायर क्रेडिटर्स कितने आ गए? 3 करोड़ के, यानी कि 37 दिन। तो 37 दिन के मेरे क्रेडिटर्स हैं और 37 दिन के मेरे डेटर हैं। अगर मेरे सप्लायर 1 करोड़ के होते ना, तो 12 दिन के क्रेडिटर होते। अगर मेरे 4 करोड़ के क्रेडिटर्स होते तो 49 डेज के होते। तो मेरे 3 करोड़ के हैं, तो 37 दिन क्रेडिटर्स के हो गए, 37 दिन डेटर्स के हो गए। तो यानी कि कैश फ्लो साइकिल क्या हुआ? डेटर डेज जमा में इन्वेंट्री डेज माइनस में क्रेडिटर डेज। तो 122 दिन, 122 दिन के बराबर का है कैश कन्वर्जन साइकिल। ज्यादा लग रहा है? आप कह रहे हो कम होना चाहिए था। यानी कि सारा पैसा कहाँ फंसा हुआ है? इन्वेंट्री के अंदर। इन्वेंट्री मैनेज करो। अगर इन्वेंट्री आपकी 4 करोड़ की होती, तो आपके 49 डेज के होते। अच्छा, अगर आपके क्रेडिटर्स जो हैं वो भी 4 करोड़ के होते, तो अनपेड इन्वेंट्री हो गई, तो 30 डेज का हो गया। अगर आपके डेटर्स जो हैं वो 4.5 करोड़ के होते, तो आपका डेटर्स 33 डेज का होता, 33 डेज। अच्छा, जो मेरी इन्वेंट्री तो 3.5 करोड़ की है। अच्छा, फिर तो कैश कन्वर्जन साइकिल 27 डेज का हो गया, 27 डेज का। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, इन्वेंट्री बढ़ती जा रही है, इन्वेंट्री 12 करोड़ की हो गई, अरे बाप रे, 130 दिनों का कैश कन्वर्जन साइकिल हो गया। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, मेरे को मार्केट से लेने हैं 10 करोड़ रुपए, 170 दिनों का कैश कन्वर्जन साइकिल हो गया। अगर कैश कन्वर्जन साइकिल इतना ज्यादा होगा, बीपी शुगर इतना बड़ा होगा, तो भैया सेहत कैसे ठीक रहेगी? अच्छा 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 अच्छा, समझ आ गया, समझ आ गया, समझ आ गया। अगर इन्वेंट्री मेरी 5 करोड़ की है और जितने की इन्वेंट्री है उतने की मेरे सप्लायर हैं, तो अनपेड इन्वेंट्री हो गई, डेटर्स पे मैं ध्यान रखता हूँ। तो यहाँ पर मेरे कलेक्शन टाइम पर आती है, तो 29 डेज की हो गई। आप कह रहे हो जगमोहन भाई समझ में आ गया, समझ आ गया। तुम आज के सेशन में ये बताना चाहते हो कि जो बिजनेस मॉडल है वो फॉल्टी नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो साइलेंटली सारा का सारा ड्रेन आउट कर देता है कैश फ्लो को। तो कैश कन्वर्जन साइकिल जो है वो अगर सही होगा तो बिजनेस के अंदर पैसा बना रहेगा। बिल्कुल, यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। ओके, तो मुझे ये बताना, आवाज तो क्लियर है? मेरी आवाज तो एकदम क्लियर आ रही है। मैंने ना जिस होटल से चेक इन किया हुआ है, यहाँ का वाईफाई वैसा ही चल रहा है। अच्छा, तो अब मुझे नहीं पता कि बीच में से कहाँ पे आवाज कट गई, आपके चैट बॉक्स में देख के पता लगा। तो फटाफट से मुझे चैट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ लो, ताकि जहां कहीं जो चीज समझ ना आई हो तो मैं उसको रिपीट कर दूं। रजनीश जी कह रहे हैं कि फार्मूला रिपीट कर दो। लो जी, फार्मूला रिपीट कर देता हूँ, सुनो 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 सुनो।
कैश कन्वर्जन साइकिल कैसे निकलता है? कैश कन्वर्जन साइकिल ऐसे निकलता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, चलो बता देता हूँ। कैश कन्वर्जन साइकिल कैसे निकलता है, हम क्या करते हैं, इजिकल टू जो डेटर्स के जो डेज हैं उसके अंदर इन्वेंट्री के डेज को जमा करना है और क्रेडिटर्स के डेज को माइनस करना है। तो ये बन जाएगा कैश कन्वर्जन साइकिल। अब नेक्स्ट पॉइंट आ गया, डेटर के डेज कैसे निकलते हैं? डेटर्स के डेज निकालने के लिए आपको क्या करना है, इजिकल टू साल में 365 दिन होते हैं, उसको डिवाइड करना है सेल के साथ में और मल्टीप्लाई करना है जितने के आपके डेटर्स रुपीज में आ रहे हैं। हाँ जी, तो ये आपका हो गया कौन कौन हो गया, ये हो गया आपका डेटर डेज। तो इन्वेंट्री डेज कैसे निकलते हैं? इन्वेंट्री डेज के लिए क्या करेंगे हम, इजिकल टू साल में 365 दिन। अच्छा, 365 दिन ले रहा हूं, अगर मान लो अगर आप एक महीने की सेल लोगे ना, एक महीने की सेल लोगे तो 30 डेज ले लेना। अगर साल की लोगे पिछले तो 365 दिनों की ले लेना। 365 दिन डिवाइडेड बाय टीवीसी। टीवीसी क्या होती है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लिख दूं या उसको आप टीवीसी बोल लो, एक ही बात है। ट्रू वेरिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय क्रेडिटर्स, कितने के क्रेडिटर्स हैं आपके। ठीक है जी, ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद क्या था, क्रेडिटर्स क्यों लिख दिया जगमोहन, इन्वेंट्री लिखना था। इन्वेंट्री लिख देते हैं, उसमें क्या बात है, इन्वेंट्री लिख देते हैं क्योंकि इन्वेंट्री की बात हो रही है। और क्रेडिटर डेज कैसे निकलेंगे, इजिकल टू साल में 365 दिन डिवाइडेड बाय टीवीसी मल्टीप्लाइड बाय क्रेडिटर्स। लो जी, निकल गया, फॉर्मूला क्लियर हो गया। आवाज चली गई तो चली गई थी, लेकिन अब जो है पता लग गया कैश कन्वर्जन साइकिल। तो ये आपके डेज निकल कर आ गए। तो देखो जरा, कितने के क्रेडिटर आउटस्टैंडिंग है, कितने की इन्वेंट्री आउटस्टैंडिंग है, कितने के क्रेडिटर खड़े हैं आपके। अगर आप कहते हो मैं सर्विस में हूँ, मेरी इन्वेंट्री होती नहीं है, तो डेटर में से क्रेडिटर माइनस करके कैश कन्वर्जन साइकिल आएगा। प्लस सुनो, प्लस इसके अंदर आपने रख लेना है एक महीने के खर्चों का भी प्रोविजन रख लेना। ठीक है, ताकि महीने के खर्चे का भी प्रोविजन रख लेना। आप कह रहे हो ठीक है जगमोहन, समझ आ गई। तो देखो समय हो गया 30 मिनट। और इन्वेंट्री एंड क्रेडिट डे शुड बी सेम। देखो, इन्वेंट्री और क्रेडिट डे जब सेम होते हैं ना सुनील कुमार जैन जी, क्या होता है, इसको हम बोलते हैं अनपेड इन्वेंट्री। अनपेड इन्वेंट्री का मतलब क्या हुआ, आप देखो आपके पास कितनी इन्वेंट्री पड़ी हुई है, कितनी पड़ी हुई है, 1 करोड़ की पड़ी हुई है। मान लो आपके पास इन्वेंट्री 1 करोड़ की पड़ी हुई है और आपने जो जिसको पेमेंट करनी है सप्लायर को, उसको भी 1 करोड़ रुपए देने हैं। जो आपके पास पड़ा हुआ है उसके पैसे देने हैं, तो ये क्या कहलाएगा, अनपेड इन्वेंट्री कहलाएगा। तो कितना बढ़िया कैश रिच बिजनेस मॉडल हो गया ना, अदर पीपल्स मनी अदर पीपल्स एफर्ट। तो इसलिए अगर इन्वेंट्री डेज और क्रेडिटर डेज सेम हो जाए तो फार्मूला फिट हो गया अनपेड इन्वेंट्री का। अगर आपका बहुत सारी इन्वेंट्री पड़ी हुई है और आप एडवांस देके पैसे खरीदते हो, तो सारे पैसे कहाँ ब्लॉक हो रखे हैं आपकी इन्वेंट्री के अंदर। ये है इसके पीछे की साइंस सुनील कुमार जैन जी। लेकिन जो आउटस्टैंडिंग है ना कस्टमर का, वो विद इन ड्यू डेट होना चाहिए। विद इन ड्यू डेट होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप उनको लेट करते जाओ। अगर ड्यू डेट से ऊपर पेमेंट करोगे ना, तो आपकी खराब हो जाएगी क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी फिर कौन देगा माल आपको। यानी कि इन्वेंट्री जितनी होनी चाहिए उतने के ही सप्लायर का आउटस्टैंडिंग होना चाहिए, लेकिन सप्लायर विद इन ड्यू डेट होना चाहिए। तभी तो कहते हैं कि जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री होनी चाहिए। वाह वाह वाह, आप कह रहे हो कि आज तो मजा आ रहा है। आपने तो जगमोहन भाई बहुत सारे फार्मूले सिखा दिए बिजनेस को कैश रिच रखने के लिए। यही तरीका है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सर पर पड़त निशान। तो अब पहली बात तो क्या करो, जो बिजनेस कर रहे हो उसके नंबर्स को देखना है, फाइनेंशियल समरी देखनी है, उसको डैशबोर्ड में देखना है, और उसके कैश कन्वर्जन साइकिल, एक आइटम को देखना है, कैश कन्वर्जन साइकिल। तो जो भी फॉल्ट वॉल्ट होंगे बिजनेस के, वो बाहर निकल के सही हो जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, और अभी मैं हूँ हैदराबाद में।
तो क्या हुआ, कन्याकुमारी का टूर कंप्लीट करने के बाद जो जैन एसोसिएशन है ना, जीतो, तो जीतो वालों में गौतम जैन जी ने बड़े प्रेम पूर्वक कहा कि जुगमुन यार, हैदराबाद वाला तो करके आना है। मैंने कहा पक्का जी, गौतम जी पक्का करके आऊंगा। तो कन्याकुमारी से मैंने फिर फ्लाइट ली, पहुंच गए यहाँ पे हैदराबाद में। अब हैदराबाद में रात को पहुंचे, और अभी ये वाला अपना सेशन करेंगे, और सेशन करके हैदराबाद का सीधा बैक टू दिल्ली। तो मैं जो है अभी चार मीनार के पास हूँ, और यहाँ पर ये सेशन करने वाला हूँ। और ना बहुत ही आनंद आ रहा है। और अभी मुझे फोकस करने दो, लेट मी फोकस। अभी ना सारा का सारा ध्यान मेरा जीतो के सेशन के ऊपर है, जो शुरू होना है 8:30 बजे। तो चलिए अब मैं जरा तैयारी कर लूं, फिर आराम से वापसी आके बात करूंगा और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा कैश फ्लो रेवोल्यूशन इंडिया टूर के। ओके जी, थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन, एंड बहुत जल्दी मिलते हैं एक नेक्स्ट बड़े प्लेटफॉर्म के अंदर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बाय।